हमारी पार्टी के लिए और इस नगर के लिए एक होनहार और हमारी पार्टी के कर्मठ आदरणीय श्री हेमंत बोहरा जी, जिनका आज ही देहावसान हुआ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम सबसे पहले 2 मिनट का बैठे रहिए, हम 2 मिनट का मौन धारण करें। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस झीलों की नगरी और जो इस संभाग स्तरीय जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसके बारे में मैं कुछ बातें आपसे बीच में शेयर करने के लिए आया हूं। देखिए, आज पूरे देश की जो 2014 से लेकर अब तक जो विकास की एक गति पकड़ी है, आज उसी का परिणाम है कि पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश पर है। आज पूरे देश की नज़र हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर है। देश की आज़ादी से लेकर अब तक हर वर्ष बजट पेश होता है और एक प्रक्रिया है। अर्थ के बगैर सब व्यर्थ है। सरकार को चलाना है तो वित्त के बगैर कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। परंतु प्राय देखा गया है कि जब जब भी बजट पेश होते थे वो 1 साल के लिए होते थे। 1 साल को लक्ष्य लेकर और बजट पेश किया करते थे। परंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है। अरे वो 1 साल का नहीं, उसमें 1 साल का तो है ही है, उसमें 5 साल और मैं कहूँ 2047 तक के लक्ष्य को लेकर इस बजट को पेश किया गया है। आज हर क्षेत्र के अंदर 2014 से लेकर अब तक जो विकास हुआ है और पूरी दुनिया ये चीज मान गई है कि मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत तेजी से विकास कर रहा है और उसका प्रमाण भी है। 2014 के पहले आर्थिक रूप से 10वें पायदान पे था, आज ये 4थे पायदान पर है। वो दिन दूर नहीं जो हमारा देश 30वें पायदान पर आने वाला है, पक्का, चाहे कितने ही घटनाएं हैं। जबकि 2014 से लेकर अब तक कई घटनाएं आई है। कोरोना काल भी आया। हम कभी मनुष्य सोचा ही नहीं था कि हम कभी घरों में कैद होंगे। ऐसी विकट समस्या आने के बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि ये भारत आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है देश को आत्मनिर्भर बनाना, वोकल फॉर लोकल, और इसके लिए वो सभी देशवासियों से आह्वान कर रहे हैं कि हम सब मिलकर, सबके लिए चुनौती है, क्योंकि आज पूरे विश्व जगत के हम परिदृश्य को देखते हैं तो आज कई तरह की घटनाएं खड़ी है, अशांति भी है, कई तरह के देशों में युद्ध भी चल रहे हैं और ये भारत आगे जब बढ़ रहा है तो कई देशों को बहुत बड़ी तकलीफ भी है। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी संयमता से, धैर्य से, कि उनका एक ही विजन है कि मेरा भारत विकसित राष्ट्र बने, मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत बने। यहाँ जो सबसे पीछा है, सबसे पिछड़ा हुआ है, वो आगे आए।
और उन्होंने 2014 से लेकर अब तक गरीब को गणेश मानकर काम किया है। और इसका परिणाम क्या निकला? 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बजट देश को एक नई दिशा देगा। बहुत दूरगामी परिणाम निकलेंगे इसके। विपक्ष कई तरह की भ्रांतियां फैला रहे। आज चौथा स्तंभवाद, आप ही जनता को वास्तविकता क्या है उसको आप प्रस्तुत करते हो और जनता आप पर भरोसा भी करती है। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि ये जो बजट है, ये बजट ऐतिहासिक बजट है और इसमें कोई भी, इस भारतवासी कोई भी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे उद्यमी हो, हर को कुछ न कुछ दिया है इसमें। और मैं कह सकता हूं कि आज सब जगह इस चीज की चर्चा होने लगी है, क्योंकि थोड़ा विपक्ष भ्रमित करने की कोशिश करी उन्होंने, क्या दिया, वो दिया, ये दिया। मैं कह सकता हूं कि ये बजट किसान समृद्धि, मैं पहले क्योंकि मैं किसान की बात कर लूं, ये बजट किसान एवं ग्रामीण को समृद्ध करने के लिए और सशक्त करने के लिए ऐतिहासिक बजट है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ये जो 2026 का जो बजट पेश किया है, भारत के कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला है। इसमें किसानों का खेती में लागत मूल्य घटाना। देखिए, जब तक किसान की लागत मूल्य घटेगा नहीं, उत्पादन बढ़ेगा नहीं, जब तक किसान समृद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में विविधीकरण के लिए जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि नई तकनीकी से लैब को लैंड तक ले जाइए और हमारे वैज्ञानिक, हमारी साइंटिस्ट और हमारे किसान, वो भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, उन दोनों को बिठाकर और उसमें से चर्चा करके, कल मैं भोपाल में था, आपको तो पता है, एक समय वो था हमारा देश अनाज में बहुत बड़ा तकलीफ में था। हम बचपन में हमने देखा है अनाज की इस देश में बहुत बड़ी कमी थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश की जनता से आह्वान भी किया था कि एक हफ्ते में एक दिन का उपवास रखें और जनता ने उसका अनुसरण भी किया। तो आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, हमारे किसान अन्नदाता भाई बहनों की ताकत के पीछे आज हमारे पास इतना भंडार है अनाज का कि 2 साल तक 140 करोड़ जनता के लिए आज अनाज पर्याप्त है। इतना ही नहीं, 81 करोड़ जनता को फ्री अनाज दिया जा रहा है कोरोना काल से लेकर अब तक। परंतु अभी भी चुनौती कम नहीं है, चुनौती अभी भी बहुत है। कल मैं भोपाल था, वहाँ दलहन में, आज भी दलहन में हम आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, जब तक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें चीज में हमें, देखिए हमारी इस धरती में कोई कमी नहीं है। और अब तो मैं और कह रहा हूं कि अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। राजस्थान जिसको कहते हैं धोरों की धरती है, ये तो रेगिस्तान है, यहाँ तो पहाड़ है। आज राजस्थान में हर चीज हो रही है। आप बाड़मेर जैसलमेर जाइए, कई किलोमीटर तक अनार की खेती हो रही है। आप बीकानेर उधर जाइए, खजूर की जबरदस्त खेती हो रही है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान या मेवाड़ की बात करें, इधर भी बहुत, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है,
कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है, इसलिए किसान समृद्ध हो, इसलिए इस बजट में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कृषि के ऊपर विशेष ध्यान दिया और उन्होंने कहा किसानों का खेती में लागत मूल्य कम होना चाहिए, किसान की आय बढ़नी चाहिए, खेती को लाभकारी बनानी चाहिए, खेती को आधुनिक बनाना है और गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। कृषि एवं समृद्ध कार्यालय पर प्रमुख मदों का व्यय 1,62,671 करोड़ रुपए इस बजट में कृषि में दिया गया। इतना ही नहीं, ग्रामीण विकास, कृषि और ग्रामीण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ग्रामीण विकास के प्रमुख मदों के ऊपर 2,73,108 करोड़ रुपए दिए गए। ये प्रमुख विशेषता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने, इस पर विशेष बल दिया है, जिसमें उन्नत बीज, फसल विविधीकरण, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना, एमएसएमई की मैं बात करूं, छोटे उद्योगों के लिए, उसके लिए कृषि आधारित है, वो भी कृषि से रिलेटेड ही है ये, तो उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, कल दलहन को फसल को बढ़ाने के लिए कल हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने ये कहा कि देश भर में 500 जिलों में हम ये जो दाल मिल है, वो जहां दालें ज्यादा होती है, वो हम दाल मिलें देंगे। पहले दफे 25 लाख की सब्सिडी देंगे उसको, ताकि किसान गांव में छोटे उद्यमी भी, हमारे नौजवान हैं, वो भी वो काम कर सके। और उन्होंने पहले प्रयोग के तौर पर 500 स्वीकृत किए। उन्होंने कहा इसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम इसको दुगना चौगुना और करेंगे। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गया। किसान, महिला तथा युवा शक्ति, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, महिला और युवा। ये 4 जातियों में देश पूरा समाया हुआ है। जब 4 जातियों का सर्वांगीण विकास होगा तो देश विकास होगा। इसलिए महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बने, उसके लिए विशेष तौर से इस बजट में प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए, इसके लिए स्वरोजगार के अवसरों को वर्दी देने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। पशुपालन और पशु चिकित्सालय क्षेत्र में टीकाकरण, बेहतर पशु आहार योजना लागू की जाएगी, पशुधन बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे और नए सीमन लाकर, जो नई नस्ल सुधार करके, जो पशुधन, किसान के 2 ही आधार है, कृषि और पशुधन, उसमें कैसे किसान को फायदा हो सके, उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। जलाशयों का निर्माण करने के लिए इसमें इस बजट में प्रावधान किया गया है, ताकि खेती और पशुधन के साथ साथ मत्स्य पालन भी कर सके। आज हमें खुशी है कि हम चावल में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। पहले 145 मिलियन टन चावल उत्पादन चाइना करता था, आज हम 150 मिलियन टन चावल आज हम पैदा कर रहे हैं और हम 73,000 करोड़ रुपए का बासमती चावल हम एक्सपोर्ट किया हमने। हम अब चावल में नहीं, हम अब मत्स्य में, मछली पालन में भी पूरे दुनिया में नंबर 1 हम पहुंच गए हैं। इसमें भी ये प्रावधान किया गया है ताकि किसान खेती के साथ साथ मत्स्य पालन करके जो सरोवर बनेंगे, उन सरोवर के आधार पर वो काम कर सके। इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में
जैसे तटीय इलाके आपके, जैसे मैं चंदन की बात करूं, चंदन एक किसान उगाता है, उसको काटने की परमिशन नहीं है। इससे बजट में प्रावधान किया गया, जब किसान जो भी फसल करेगा उसको काटने का भी अधिकार है। एक मैं ये यहाँ आक्षेप लगा रहा हूं कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी, उनके बेटे को अटल जी की सरकार जाने के बाद टर्की से चंदन की लकड़ी का ठेका दिलाया, और जो चंदन की लकड़ी ताकि कम हो, ताकि उनको काम हो। इतना ही नहीं, आपके यह मेवाड़ में अफीम होता है। अफीम जो अटल जी के समय में जितने पट्टे मिले हुए थे उनका 1/3 कर दिया। अब अभी इस बजट में वापिस जितना अटल जी के टाइम में अफीम के पट्टे थे उतने के उतने उनको पट्टे मिलेंगे, ताकि किसान आगे बढ़ सके। मैं कह सकता हूं कि ये जो बजट है ये बड़े दूरगामी परिणाम निकलेंगे इसके। कोई भी अछूता नहीं बचेगा इसमें, सबको इसमें लाभ मिलेगा और नरगा चंदन का विकास होगा। चंदन किसान नहीं काटेगा, अरे भाई वो जब पक जाएगा तो काटने का अधिकार उसको होना चाहिए। इस बजट में वो प्रावधान कर दिया है। सही बताऊं मैं आपको, राष्ट्रीय फाइबर योजना का निर्माण इसमें किया जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि किसान के लिए मैं वित्त की बात करूं, राजकोषीय घाटा 4.3 किया गया है। कर व्यवस्था सरल, विवाद कम हो। टैक्स में कई तरह के विवाद होते थे, उसमें अब सरलीकरण हो गया। पहले टैक्स की कोई कुछ होती तो उस व्यापारी को जेल तक करने का प्रावधान था, अब उसको हटा दिया गया। सिर्फ पेनल्टी लगेगी, बाकी उसको वो नहीं होगा। तो कर व्यवस्था सरल, विवाद कम और भरोसा अधिक, इस पे किया। मध्यम वर्ग को राहत, निवेश को प्रोत्साहन इस बजट में पेश किया गया है। छोटे उद्योग के लिए मैंने कहा 10,000 करोड़ रुपए दिए। सस्ता ऋण, तेज भुगतान व्यवस्था। यदि ऋण लेने के लिए जाए तो 25 लाख तक बगैर गारंटी पे युवाओं को ऋण मिलेगा, उसमें प्रावधान है। नहीं तो कई चक्कर काटते थे। सस्ता ऋण, तेज भुगतान व्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर व निर्यात प्रोत्साहन। शिक्षा की बात करूं मैं, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने वाला ये बजट बनाया गया है। औद्योगिक कॉरिडोर के पास विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्किल हब बनेगा। एवीजीसी नए भविष्य की तकनीक को तैयार करेगा। स्वास्थ्य में इलाज सस्ता, कैंसर व दुर्लभ रोगों की दवाइयों पर टैक्स में छूट और एलो हेल्थ प्रोजेक्ट को बड़ी भर्ती। पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, आधारभूत संरचना, तेज कनेक्टिविटी की तेज विकास की कुंजी है। पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, इस बजट में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है। रेल कॉरिडोर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक का विस्तार किया जाएगा। रेलवे की बात करें, रेलवे और परिवहन भारत की आर्थिक रीढ़ बनेगी। 12.2 लाख करोड़ का ऐतिहासिक निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देगा। रेलवे में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, वाराणसी पटना में आधुनिक नदी बंदरगाह, माल ढुलाई सस्ती और तेज होगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के विकास के काम होंगे। रेल फ्रंट कॉरिडोर से उद्योग और किसानों की उपज सीधे बाजार तक पहुंचेगी।
जल थल और नभ को जोड़ने वाली एकीकृत लॉजिस्टिक व्यवस्था, भारत ट्रेन नेट प्लेटफॉर्म, टियर 2 टियर 3 शहरों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से सीधा जोड़ना, रेलवे एवं परिवहन परियोजनाओं से लाखों नए रोजगार अवसर सर्जित करेगी। पर्यावरण की बात करें, हरित विकास में सुरक्षित भविष्य, कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं। सोलर व बैटरी मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। परमाणु ऊर्जा को सशक्त करने का बजट में प्रावधान किया गया है। टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत का स्पष्ट रोडमैप है। यह बजट विकसित भारत 2047 को मजबूत रखने वाला यह बजट है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो मैंने पहले कहा कि जो वीबी जी राम जी, ये इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में इस अध्यादेश का प्रमुख भूमिका रहेगी। नहीं तो क्या पहले नरेगा, मनरेगा और इसमें अखंड भ्रष्टाचार बढ़ गया, स्वाभिमान खत्म हो गया इंसान का, काम कुछ भी नहीं हुआ। परंतु अभी प्रधानमंत्री जी ने जो वीबी जी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो एक अध्यादेश लाया गया है, आज मैं कह के जा रहा हूं, इस उदयपुर की ऐतिहासिक धारा पर ये जो अध्यादेश आया है, कानून आया है, ये गरीब, मजदूर, गांव, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारियों के लिए, सबके लिए वरदान साबित होगा। कारण क्या है? पहले इसकी जो योजना बनती थी, वो योजना ऐसी रूम में बनती थी, वहां धरातल की क्या जरूरत है, उस गांव में क्या आवश्यकता है, उसकी कभी ध्यान नहीं देते थे। परंतु अब इसमें स्पष्ट प्रावधान है। मैं तो ये कहता हूं, दुर्भाग्य है विपक्ष पता नहीं क्या क्या कहता है। अब तो वीबी जी राम जी में कुछ कम बोलने लगे हैं। इसमें स्पष्ट प्रावधान है। ये जो जितने भी काम मंजूर होंगे, विधायक जी, ये ग्राम की चौपाल पे होंगे, ग्राम सभा में होंगे, ग्राम पंचायत में होंगे, और पूरे गांव वाले कहेंगे हमारे गांव में ये काम होना चाहिए। चाहे वहां तालाब पक्का बनाना हो, मोरियां बनानी हो, हॉस्पिटल बनाना हो, आंगनबाड़ी बनाना हो, स्कूल भवन बनाना हो, ये सारे काम होंगे। ये जो इधर खड्डा खोद दिया, इधर मिट्टी डाल दी, वापस मिट्टी को डालकर इधर डाल दिया, इससे मैं कह सकता हूं कि ये विकसित भारत का आधार बनेगा यह अध्यादेश। और इससे इतना फायदा होगा, इतना ही नहीं, 60 दिन जब कृषि का पीक टाइम होता है, देखा किसान की खेती सूख जाती है, खड़ी खड़ी मजदूर नहीं मिलते हैं कटाई के लिए, उस टाइम 60 दिन इस वीबी जी राम जी को बंद रखेंगे। एक साल में 365 दिन होते हैं, 60 दिन वो बंद होंगे, 305 दिन में 125 दिन गारंटी से उनको रोजगार मिलेगा, पूरे दाम मिलेंगे, पूरा काम होगा और इस भारत का नव निर्माण होगा। ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो बजट है, ये बजट ये 1 साल के लिए नहीं, ये 5 साल के नहीं, जो 2047 तक का आधार मानकर इस बजट को बनाया गया है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। विपक्ष कई तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, आप इस बजट को देखिए, सच्चाई में
इस बजट में इस तरह के सार हैं कि आज तक जिन पहलू को छुआ नहीं। भाई 25 साल में मनरेगा में कितना पैसे चले गए, सही मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। पक्के मकान होंगे, तालाब बने हुए, मोरियां नहीं है, पानी तालाब में जा नहीं रहा था, अब पक्की मोरियां बनेगी, अच्छे तालाब बनेंगे, नए तालाब बनेंगे, सब कुछ पक्का काम होगा और इस गांव की काया पलट होगी और ये राजस्थान और हिंदुस्तान विकास की दर से आगे बढ़ेगा। इतना ही मुझे कहना है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्वलंत आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, मैंने पहले कहा हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसके हाथ में है। किसान तो मेरा मानना है किसान भगवान तो नहीं है और भगवान से कम भी नहीं है। क्यों नहीं है? रात दिन मेहनत करता है, काम करने के लिए तो आयु सीमा है, नहीं समय सीमा है, और उसके कृषि और पशुधन दो जरिए हैं। पूरे दुनिया की नजर हमारे इस बाजार पर है, कृषि पर है कि इसको कैसे हथियाया जाए। परंतु हमें गर्व है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज किसान सुरक्षित है, कोई असर नहीं होगा। 1% वहां से कोई माल नहीं आएगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, कृषि का कोई उत्पाद नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया है। और हमारे वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट कह दिया है। और आपको पता, पहले 50%, उसका 18% हो गया है। कतई नहीं। मैं आपके माध्यम से सभी किसान अन्नदाता भाई बहनों से मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि किसान पे प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते कभी आंच नहीं आएगी। क्योंकि किसान जिंदा रहेगा तो ये देश जिंदा रहेगा। किसान तकलीफ में आ गया तो फिर ये देश की स्थिति बड़ी खराब हो सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री का विजन यही है कि मेरे यहाँ के अन्नदाताओं के सेहत पर कोई असर नहीं हो, कहीं भी ऐसा। तुअर जो पहले मिला था, जहां जिस कंट्री से आ रही थी 30%, कल ही हम भोपाल थे, शिवराज सिंह जी कह रहे 30% हमने टैरिफ लगा दिया उस पर, ताकि यहाँ जो मसूर, एक और मैं बता दूं आपको, उड़द, मसूर और तुअर जितने भी इस देश में किसान पैदा करेगा 100% MSP पे खरीदेंगे, भारत सरकार खरीदेगी। मसूर, उड़द और तुअर जितने भी किसान पैदा करेगा, क्योंकि बाहर से आ रही है, तो प्रधानमंत्री स्पष्ट कहा किसानों को मोटिवेट करिए और उनको कहिए कि हम 100% इन 3 दलहन फसल है इसको हम खरीदेंगे। तो और जब वहां से आने लग गई तो 30% टैरिफ लगा दिया। इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान का किसान सुरक्षित है, कभी उस पर आंच नहीं आएगी। डेली हो, कल भोपाल में 11 स्टेट के तो कृषि मंत्री थे, हम तीनों 2 राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के सारे मंत्री थे। वहां स्पष्ट शिवराज सिंह जी ने कहा, चाहे दूध हो, चाहे मछली हो, चाहे अनाज हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, स्पष्ट कह दिया गया है कि किसान की सेहत पर असर पड़े वो कोई बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात अगले मान चुके हैं। नहीं तो आपको पता है 50% आ गया ना, 18%। मैं कह रहा हूं इस भारत में पुरुषार्थ की कमी नहीं है। यहाँ अब तो वोकल फॉर लोकल, देश को आत्मनिर्भर बनना है, सब चीजें बनेगी। और प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाइयों देशवासियों, उसमें सभी है कि आप क्वालिटी का ध्यान रखो।
हम क्वालिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। अब हम क्वालिटी बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। दलहन और तिलहन जो आज कमी है बाहर से मंगा रहे हैं, आने वाले समय में हम तो आत्मनिर्भर बनेंगे, हम बाहर भी और भेजेंगे। तो इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, चाहे दूध हो चाहे खाद्यान्न हो, किसी में भी हिंदुस्तान के किसान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तो बीकानेर में एक अभियान चल रहा है खिचड़ी बचाने को लेकर, क्या आप लोग उस आंदोलन को खत्म नहीं करवा पा रहे हैं, सुलझा नहीं पा रहे हैं, क्या? देखिए, खिचड़ी विशेष तौर से विश्नोई समाज आज से नहीं वर्षों से उन्होंने आगे अभी कई कुर्बानी दी है और सरकार भी नहीं चाहती है कि अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो और विशेष तौर से खिचड़ी की। परंतु आपको पता है कहीं न कहीं हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, कहीं न कहीं चिंगारी नहीं लगे तो लगाने की कोशिश करते हैं, परंतु ये राज्य सरकार इसमें गंभीरता से ले रही है और जो आंदोलन हो रहा है, क्योंकि हम भी मानते हैं कि विश्नोई समाज आज नहीं पहले भी उन्होंने कुर्बानी दी है खिचड़ी को। और खिचड़ी वास्तव में खिचड़ी वो वृक्ष है जिसके नीचे फसल भी डबल होती है। खिचड़ी की हर चीज, उसके फल भी, उसके पत्ते भी, उसकी सांगरी, मैं कह रहा हूं कि रामबाण होती है, बकरियां उसको चाव से खाती है। तो उधर तो पता नहीं कहाँ क्या है मुझे, क्योंकि मेरे ज़्यादा इसकी जानकारी भी नहीं है इस बारे में, परंतु राजस्थान सरकार चाहती है कि जल्दी से ये जो विवाद हुआ उसका हल कैसे निकले, इसलिए प्रयास कर रही है। एक सवाल और उसका फायदा उसको कैसे मिलेगा, मतलब ऐसे लोगों तक कैसे पहुंचेंगे आप? देखिए, उसमें पूरा प्रावधान है, आपको मैं बता दूंगा। जैसे फसल खराबे की बात है, फसल खराबा होता है, विशेष तौर से हमें पता है कि जो इंश्योरेंस करती है जो कंपनियां हैं, वो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो चाहती है कि उसकी रिपोर्ट सही बने नहीं, प्राय ऐसा होता आया है। तो हमने कृषि मंत्रालय ने ऐप जारी कर दिया है। आप कह रहे हो अनपढ़ है, वाकई में समस्या है, तो हमने अब कोई न कोई उसके घर में पड़ा हुआ होगा जिसके नाम खातेदारी है, उसकी आंखों की पुतली, ये थंब अंगूठे का, उसको भी हम वो मौके पे खेत पे जाएगा, जाकर उसकी आंखों और उसके थंब, उसके आधार पे ही उसको मान लिया जाएगा। अब किसान के साथ कभी ठगी नहीं होगी, इतना हमने तय कर दिया कि किसान की फसल खराब हो गई और कंपनी 1 महीने तक उसको भुगतान नहीं करी तो 12% ब्याज देना पड़ेगा। और राज्य सरकार को हमने पत्र लिख दिया है कि राज्य सरकारें भी रिपोर्ट जाने के बाद 21 दिन में अपना हिस्सा राशि दे, ताकि उस अन्नदाता किसान को उसकी भरपाई हो सके। सारा प्रावधान किया जा रहा है, चाहे नकली खाद, बीज, पेस्टिसाइड, उसमें भी जो प्रावधान पहले के कानून ऐसे बने हुए लचीले, इससे कोई ज्यादा कुछ होता नहीं है, उसमें भी हम पूरी शक्ति बरत रहे हैं। किसान अन्नदाता के लिए जितनी अच्छा हो सकते करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को हम हर जिले पर, पूरे देश भर में हर जिले में हम वो लैब प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि वहाँ एक तो किसान के जो फसल में बीमारी आ जाती है और प्राय देखा गया कि वो फिरता रहता है जब तक उसकी फसल खत्म हो जाती है। तो अब इस बजट में प्रावधान किया गया कि हर जिले में एक ऐसी लैब बने
ताकि उस किसान को उसमें उसकी फसल में कौन सा रोग हो गया, उसकी मिट्टी में क्या स्थिति है, वह इतना ही नहीं, हम ब्लॉक स्तर पर जो सोइल हेल्थ कार्ड है वो उसकी उपलब्धता हो, एक पंचायत समिति स्तर पर वो भी हम प्रावधान है, वो व्यवस्था भी हम कर रहे हैं।